हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कसूर में कत्ल होने वाली कमसिन बच्ची ज़ैनब के कातिल मोहम्मद इमरान को आज लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहां जज साहब ने उसका रिमांड भी दिया। वहां खासी बातें भी हुई क्योंकि कल जब इनको बतौर मुजरिम के तौर पर पेश किया गया, शनाख्त कर ली गई, उसके बाद खासे सवालात आए। तो आज यही सवालात जो जज हैं सज्जाद अहमद साहब, उन्होंने भी पूछे। उन्होंने कहा बताएं जी इनका आपके पास सबूत क्या है। एक तो उन्होंने कहा जी DNA रिपोर्ट है। एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि इनकी दाढ़ी, तो जज के जहन में भी ये सवाल था। उन्होंने पूछा प्रोसिक्यूटर से, बहुत लोगों के, कि जनाब ये बताएं कि जो फुटेज में है वो तो दाढ़ी वाला भारी भरकम शख्स नज़र आ रहा है, वो कैसे है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जनाब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुलजिम ने इस बच्ची को यानी ज़ैनब को कत्ल करने के बाद अपनी दाढ़ी कटवा दी थी और जो जैकेट वगैरह उसने पहनी हुई थी वो ज़रा अंदर स्वेटर भी थे और वो करके थोड़ा ज़रा हैवी उसने वो किया था। उसके बाद जो है उन्होंने ये कहा कि मुलजिम इमरान ने दौरान तफ्तीश ये कहा है कि उसने ज़ैनब को तकरीबन 6:45 बजे अगवा किया और मुनासिब जगह न मिलने पर उसको अपने साथ लेकर इलाके में 1.5 किलोमीटर तक वो चहलकदमी करता रहा और जब उसे कोई ज़ेर तामीर ऐसा घर नज़र नहीं आया तो फिर उसने कूड़े के ढेर पर ले जा कर की उसको रेप किया और बाद में उसको कूड़े के ढेर पे कैसे वो हाँ तो नहीं, उसमें एक और बच्ची जो टोटल 8 कत्ल है उसमें उसने कहा है कि 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने कूड़े के ढेर पर ही वहाँ उसी जगह पे उसे रेप किया और कत्ल किया। अब वल्लाह आलम जो भी है, ये तो उन्होंने तफ्तीशकारों को बताया है। और उसने ये कहा है कि वो बच्चों को न्याज के चावल, टॉफ़ियाँ और बच्चियों को कहता था कि मैं तुम्हें क्लिप दिला दूंगा, कुछ इस तरह करके, क्योंकि टिपिकल जो वो होता है। तो उसके बाद फिर अदालत ने जब 14 दिन का रिमांड दिया है तो उन्होंने ये भी कहा कि आप इस दौरान, क्योंकि प्रोसिक्यूटर ने टाइम मांगा कि क्योंकि इसके DNA बाकी बच्चियाँ जो कत्ल हुई हैं गुज़िश्ता 2-2.5 साल के अरसे में 8 बच्चियों के टोटल उससे DNA मैच किया है, तो उस DNAs को भी हमने इसके साथ मिला करके कंपेयर करना है। तो अब 14 दिन बाद देखें क्या होगा। एक और चीज़ जो आज ख़बरों में सामने आई वो उसकी जैकेट थी जी, इस पर भी है। हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि भाई CCTV की फुटेज में जो जैकेट थी और बटन थे उससे भी पहचाना गया और बाद में जब वो जैकेट इसके घर से भी बरामद हुई है। तो ये सारी सूरत हाल रही। अब देखें 14 दिन के बाद वो उसको दोबारा जो है पेश करेंगे। और ये पुलिस ने ज़रूर कहा, प्रोसिक्यूटर ने, कि इमरान की जो वालदा थी उन्होंने भी हमें हेल्प किया इस केस में। इस केस मतलब गिरफ्तारी के बाद। हाँ, गिरफ्तारी से पहले ही, कि जब वो जैकेट और वो करने के और कुछ उन्हें शक हुआ तो इमरान की वालदा ने पूरा उन्हें हेल्प किया कि मैं भी आपकी हेल्प करूंगी कि एक ऐसी नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल था कि कोई इतना बड़ा शहर तो नहीं है ना, मतलब CCTV फुटेज पर आ गया तो लोग पहचान कैसे दें। तो होपफुली उन कुछ सवालात का जवाब यहाँ है। दूसरा ये भी था कि जब कहा था कि इसको पकड़ा पाक पतन के करीब से ही गया था, कसूर से नहीं इसको पकड़ा गया। जब वो एक ये तो कल बात नहीं, बिल्कुल कल ही बात हुई थी। सवालात अभी जाहिर है अभी भी बहुत हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई खादिम आला की, ठीक है, और जिस तरह वो उसको कंडक्ट किया गया इस पर भी हम आगे जाके बात लेदे हो रही है, हम भी आगे जाके बात करेंगे। ये जो बाकी बच्चियों की बात है तो उसमें भी जब क्वेश्चन एंड आंसर वे आए तो एक सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ साहब से भी ये सवाल पूछा कि जी बड़ी अचीवमेंट है आपकी, लेकिन पहले क्या हुआ? अगर 2015 में पहली बच्चा ये हो जाता तो कितना शायद ये भी बच जाती। तो सवाल और जवाब दोनों सुनते हैं। ये 8वां केस है, ये एक ही बंदे ने किया। इससे पहले 7 केसेस यही बंदा कर चुका है, उसमें यही आप जिनको आप मुबारक दे रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं, ये पुलिस और एजेंसी, ये उस वक्त कहाँ थे, क्यों नहीं नोटिस लिया गया, आपने क्यों नहीं नोटिस लिया ये? और अगर पहला ही पकड़ लिया जाता तो शायद ये 7 बच जाता। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ, 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये लम्हा है अप्रिशिएट करने का और उसका यकीनन उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी और होनी चाहिए। और वो जो मैं उनके अपना लवाहिकीन के साथ वो 7 बच्चियों के, ये सीरियल किलर जो है रेपिस्ट, वो 7 बच्चों की भी ये दरिंदगी किसी ने की। मैं उनके वालिदैन को भी अब मैं मिलूंगा क्योंकि ये साबित हो गया कि यही है। उनके साथ भी मैं इज़हार हमदर्दी करूंगा और इंसाफ
उनको भी मिलेगा, जिस तरह हाजी अमीन साहब को हम इंसाफ दिलवाएं। आपने सुना, मैं अब मिलूंगा, मैं अब कमेटी बनाऊंगा, मैं अब दिन रात निगरानी करूंगा, हालांकि मामला 2015 से चल रहा है। दूसरा पॉलिटिसाइज नहीं हुए ना सर, इसमें तो जवाब देना पड़ा ना आपको। आज हमारे रिपोर्टर ने बात की, दूसरों ने भी बात की, तो उन्होंने जो एक्स पुलिस ऑफिशियल्स थे और उन्होंने भी यही कहा कि अगर इसी तरह इसी लाइन पर पहले तफ्तीश हो जाती 2015 में, ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, संजीदगी ना कॉमन होती। सेंस अच्छा, एक चीज़ जो रह गई थी, प्रोसिक्यूटर ने ये भी कहा कि उसने हमें अपने इतराफ़ में बताया है कि ज़ैनब को कत्ल करने के बाद वो सीधा मिलाद की महफिल में गया। अच्छा, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की कि जी अब हम उन बच्चियों के बारे में भी जो है वो एक्सप्रेस उससे तनदही के साथ काम करेंगे, और उन बच्चियों का चूँकि अब फोकस हुआ है इतने अरसे के बाद ज़ैनब बीबी की वजह से जी, लेकिन उन बच्चियों की दास्तान क्या है और उनके वालिदैन की दास्तान क्या है, ये कभी मंजर आम पे उस तरह से आई नहीं, इसलिए कि फोकस ही नहीं था, तो मंजर आम पे कैसे आती। लेकिन आज बीबीसी ने एक बहुत ही तफसीली प्रोफाइल जो है उन 7 बच्चियों का जारी किया है उनके वालिदैन की मदद से, तो मुबशिर ने कहा कि वो हमें बताना चाहिए। और इसमें से 5 बच्चियां जो हैं उनको कत्ल किया गया, 2 सरवाइव कर गई, जो सरवाइव कर गई हैं उनके नाम नहीं दिए गए और राइटली बिल्कुल सही है। तो पहली बच्ची है आयशा आसिफ, जिसको 7 जनवरी गुज़िश्ता बरस कत्ल किया गया। उसके वालिद साहब से और रेप किया गया, और इसी दरिंदे ने रेप किया। उसके वालिद साहब का इंटरव्यू है और उन्होंने कहा है कि उनका नाम मोहम्मद आसिफ है। उन्होंने कहा कि वो कसूर के इलाके कोट पक्का में रहते हैं और सब्ज़ी मंडी में आड़त का कारोबार करते हैं। 7 जनवरी को उन्होंने कहा मेरी सालगिरह थी, इसी दिन हमारे घर में मेरे चचा के बेटे की शादी भी थी। तो उन्होंने कहा कि आयशा जो है वो अपनी कज़न के साथ, जिनका घर 2 घर छोड़ के था, वो बाहर निकली हैं दोनों बच्चियां। जो उसकी कज़न है आयशा की, वो अपने घर चली गई और इसने जो है ये वापस आ रही थी, तो उसी दौरान शादी के साथ आप सोचें कि ये इसने उसको वहाँ से अगवा किया। तो उन्होंने कहा हमने उसे ढूंढना शुरू किया जब ये गायब हो गई, तो हमारे मोहल्ले वाले और रिश्तेदार 2 दिन तक ढूंढते रहे। आखिरकार 9 जनवरी को उसकी लाश करीब ही मौजूद उसके स्कूल एजुकेटर्स के सामने मौजूद एक ज़ेरे तामीर मकान से मिली। उन्होंने कहा कि आयशा की उम्र 5 साल 10 माह थी, बहुत ज़हीन बच्ची थी और प्रेप क्लास के तमाम सेक्शंस में वो फर्स्ट आई थी, और उसकी प्रिंसिपल और टीचर उसका रिज़ल्ट लेकर घर आएंगी। मेरी 2 ही बेटी, अब आसिफ साहब कहते हैं मेरी 2 ही बेटियाँ थीं जिन्हें मैंने बहुत मन्नतों से खुदा से मांगा था। अब उनके बाद वो कहते हैं जो मेरी एक बेटी बाकी रह गई है बुशरा, उसने बहुत, उसके जहन पर बहुत गहरा असर पड़ा है, और वो उसने कहा 4 महीने तक तो वो बात ही नहीं कर पाई हमसे, और ट्रॉमा था और हमसे भी बात नहीं की, और उसके बाद कह रहे 4 महीने तक स्कूल भी नहीं गई। फिर हमने उसे स्कूल भिजवाना शुरू किया, तो उसने कहा वो जो है वो वॉशरूम तक नहीं जाती थी और कहती थी कि मेरे साथ कोई खड़ा हो। कह रही है जब मैं उसे स्कूल लेकर जाता हूँ तो कहती है पापा यहीं खड़े रहें, कहीं चौकीदार मुझे पकड़ ना ले। तो हमारे बच्चे बाज़ारों और पार्कों से नहीं गुम हो रहे, ये हमारे घरों से गुम हो रहे हैं, और हमारी गलियाँ अपने घरों की तरह ही हैं। हर कदम के फासले पर अपने ही अजीज़ रिश्तेदार रहते हैं। बच्चों को घरों के पास से अगवा किया जाता है और फिर मारकर वहीं करीब में फेंक दिया जाता है। ये उनका ये कहना है कि बहुत प्लानिंग से हो रहा है। और उन्होंने कहा पुलिस वालों ने जब मुलजिम कुछ पकड़े, मतलब मुश्तबा अफराद, तो कह रहे क्योंकि हम लोग बार बार जाते थे, हमने कहा, तो उन्होंने कुछ लोग पकड़े, तो जब बहुत ज़्यादा उनको हमने पुश किया कि आप मुलजिम पकड़ें, तो उन्होंने वो बंदे हमारे सामने खड़े किए और पुलिस वाले ने कहा कि इन बंदों ने आपकी बच्ची के साथ ज़्यादती की है, आप हुक्म करें तो हम इन्हें अभी गोली मार दें। तो ये तो रिवायती पुलिस, तो मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा नहीं, मैं डीएनए का इंतज़ार करता हूँ ताकि कातिल की निशानदही हो जाए। तो ये इस तरह की आपको पता है। उन्होंने फिर बाद में कहा कि जनाब हम ढूंढ रहे हैं, मुलजिम ढूंढ रहे हैं, डीएनए की भी रिपोर्ट आई नहीं आई, कुछ पता नहीं चला। और उन्होंने कहा कि हमारा इलाका आधे घंटे में आप पूरा कसूर शहर पैदल घूम सकते हैं। कुल 6 से 7 किलोमीटर का इलाका है। जब भी किसी बच्ची का वाक़या पेश आता है तो कई दिन तक हमारे घर में कब्रिस्तान का माहौल बन जाए। ये ईमान फातिमा है
24 फरवरी 2017 को, यानी तकरीबन साल भर पहले वो गायब हुई और कत्ल हुई। उनके जो वालिद हैं तासीन, वो कहते हैं कि उस दिन जिस दिन वो गायब हुई, ईमान फ़ातिमा का यूनिफॉर्म ख़रीदना था, लेकिन उसने अपनी नानी के घर जाने की ज़िद की और कहा कि आज बस आखिरी बार मुझे उनके घर ले चलें। पता नहीं क्यों कहा। ईमान फ़ातिमा हमारे 4 बच्चों में सबसे लाडली और मुख्तलिफ बच्ची थी। उस दिन कुछ ही फासले पे वाक़े नानी के घर जाने के बाद वो चीज़ लेने के लिए कज़न के साथ बाहर गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका 7 साल का कज़न रोता हुआ आया और उसने बताया कि कोई आदमी ईमान फ़ातिमा को ले गया है। हमने ईमान फ़ातिमा की तलाश शुरू कर दी। शाम 6 बजे का वक्त था और वो हमें पौने 10 बजे के करीब एक ज़ेर तामीर मकान से मिली जो हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर था। हमारे भांजे ने बताया कि वो शख्स इसको तोड़े में डाल के, यानी बोरी में डाल के ले गया था। फिर जब हम उसकी तलाश में निकले तो एक शख्स ने कहा कि उसने बच्ची की चीखों की आवाज़ तो सुनी, लेकिन वो अंधेरे की वजह से उसका ताक़ुब ना कर सका। कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमने पुलिस को इत्तला दी। 4 घंटे बाद वो हमें मुर्दा हालत में मिली। पुलिस ने बताया कि उन्होंने मुकाबले में फ़ातिमा के साथ ज़्यादती करने वाले मुदस्सिर को मार दिया है। 21 साला मुदस्सिर फ़ातिमा की नानी के घर के करीब ही रहता था। हमारे 7 साला भांजे ने भी अपने बयान में मुदस्सिर की शनाख्त कर ली थी, लेकिन कानून कहता है कि इतने छोटे बच्चे से पहचानने में गलती भी हो सकती है। पुलिस ने हमें 24 फरवरी के बाद से, यानी जिस दिन वो गायब हुई, 24 फरवरी के बाद से अब तक 3-4 बार ही बुलाया था। हमें कहते थे आपका मुजरिम मारा गया है, आप अल्लाह के घर से उम्मीद रखें, आपको इंसाफ मिल गया है। अब ज़ैनब के वाक़े के बाद हमें पता चला कि असली मुजरिम तो कोई और था। एक वक्फा ले लेते हैं, एक वक्फा ले लें और इसके बाद और मज़ीद बच्चियों और उनके वालिदैन की कहानी सुनाएं। हम आपके सामने उन बच्चियों की कहानियाँ रख रहे हैं जो ज़ैनब के अलावा हैं, जो कसूर में जिनको कत्ल किया गया, जिनको रेप किया गया, उनके वालिदैन से बात की है, जो कि आज BBC में आई है। नूर फ़ातिमा, इनकी उम्र 7 बरस थी और इनको 11 अप्रैल गुज़िश्ता साल अगवा किया गया और कत्ल किया गया। इनके वालिद साहब का नाम मुस्तफ़ा है। वो कहते हैं कि 11 अप्रैल की शाम फ़ातिमा जो है वो दूध लेने के लिए गई, फिर दूध लेकर वापस नहीं आई। जब वो वापस नहीं आई तो हमने ढूंढना शुरू किया, पुलिस को इत्तला कर दी। हम घर से 3 किलोमीटर दूर हाजी पार्क नामी इलाके में से तलाश कर रहे थे कि वहाँ मौजूद एक ज़ेर तामीर घर से उसकी लाश मिली। उस वक्त घड़ी पर रात के 11 बज रहे थे। अपनी बेटी नूर फ़ातिमा के कत्ल के बाद मुस्तफ़ा कहते हैं कि मैंने घर ही छोड़ दिया और मैं 13 किलोमीटर दूर एक गाँव गदोगी में आ गया। उन्होंने कहा कि फ़ातिमा के बाद वैसे भी कसूर में मेरा दिल नहीं लगता। उन्होंने कहा मैं खौफज़दा भी था कि कहीं मेरे दूसरे बच्चों के साथ भी ऐसा हो जाए। 2 बेटे उनके और हैं। वो कहते हैं कि आज भी वो अपनी बहन के बारे में पूछते हैं कि नूर फ़ातिमा कहाँ चली गई और मेरे पास उनको बताने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा मैंने उसे बहुत शौक़ से पाला था, सोचा था कुछ बड़ी होगी तो स्कूल जाएगी और पढ़ेगी। उन्होंने कहा हम पिछले 20 साल से वहाँ रह रहे थे, उनकी शादी भी वहीं हुई। सारे ऐसे वाक़यात उस वक्त नहीं होते थे, लेकिन यह है कि जब वो चले गए, उन्होंने कहा जब कत्ल हुआ तो वहाँ जो DPO थे नासिर रिजवी, उन्होंने मेरे सामने कसम खाई थी कि नूर फ़ातिमा तुम्हारी नहीं मेरी बेटी है। मैं कुरान उठाता हूँ कि इंशाअल्लाह कातिल को ज़रूर ढूंढूंगा। फिर पुलिस ने एक दिन लाहौर में एक गिरफ़्तार शख्स से मिलवाया, लेकिन इसके बाद DNA टेस्ट के बाद उसे रिहा कर दिया। जब कभी कोई इस्लामाबाद से आता है, पुलिस बुलवाती है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा नहीं जानते, बस वो पूछते हैं कि क्या वाक़या हुआ था और ज़ैनब के और नूर फ़ातिमा के साथ, तो हम बता देते हैं। ज़ैनब के वाक़े के बाद पुलिस ने हमें बुलाया, हम गए तो पुलिस ने कहा हम इंशाअल्लाह कातिल को ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने कहा बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेटियाँ सबकी सांझी हो। ये है जी 7 साल की लाइबा सलीम की कहानी, जिसे 8 जुलाई 2017 को अगवा करने के बाद कत्ल किया गया था, अब से तकरीबन 6 महीने पहले। इनकी जो वालिदा हैं, इनका नाम है आसिया। उन्होंने बताया BBC की टीम को कि मैंने 9 साल तक लोगों के घरों में काम करके बेटी पाली थी। मैंने अपनी बेटी को कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेजा था। मेरा भतीजा सिपारा पढ़ के वापस आ गया। उसने बताया कि लाइबा तो वहाँ नहीं आई। फिर मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। पता चला कि किसी ने एक बच्ची को मार के फेंक दिया है। मैं वहाँ गई, मुझे वो नज़र नहीं आई। मैंने पुलिस से पूछा मेरी बच्ची कहाँ है, मुझे दिखाओ कि मेरी बच्ची है कि किसी और की। पुलिस वालों ने मुझे धक्के दे के गाड़ी में फेंक दिया। वो मुझे हॉस्पिटल ले गए
वहाँ मेरी बेटी सोई हुई थी। उस वक्त एक माँ का क्या हाल हुआ तुम्हें क्या पता। पुलिस वालों ने बस 1 महीना कोशिश की, फिर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कोई बंदा नहीं पकड़ा। ये झूठ बोलते थे। उल्टा इस वजह से हमारे मोहल्ले में आपस में लड़ाई हो गई। लोग हमें कहते थे कि तुम पुलिस से हमें गिरफ़्तार करवा रही हो। कोई हमारे पास नहीं आया। किसी ने हमारे दरवाज़े पे आकर ये तक नहीं कहा कि अल्लाह का हुक्म है, बच्ची चली गई है, सब्र करो। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने दुख नहीं बांटा। बस वीडियो वाले आते हैं, इंटरव्यू करके चले जाते हैं। ज़ैनब के वाक़े के बाद हमें बुलाया गया, लेकिन इस बार भी वही बात कही गई जो पिछले 7 महीने से कही जा रही है कि हम ढूंढ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, सब्र करो। 4-5 महीने पहले भी मैंने एक हॉस्पिटल में शहबाज शरीफ की गाड़ी रोकी थी, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ तो खैर क्या मिलता, शहबाज शरीफ तो मुझसे अफसोस करने घर भी नहीं आया। कमेटी बन गई है जी। हाँ, एक और बच्ची बन जाएगी जो सरवाइव कर गई, उसका नाम नहीं इसीलिए लिखा, उनके वालिद साहब एहसान इलाही। उनका ये कहना है कि मेरी बेटी उस वक्त 6 बरस की थी और ये वाक़या है गुज़िश्ता साल दिसंबर का, 11 दिसंबर यानी गुज़िश्ता बरस। तो उन्होंने कहा कि 3 बच्चों में सबसे बड़ी थी, बड़ी है। मैं कसूर शहर में, वो कहते हैं प्लास्टिक के बर्तन बेचते हैं वो, और जिससे गुज़र बसर होता था। लेकिन उन्होंने कहा जब से वाक़या हुआ तो उसके बाद हम हस्पताल में ही हैं और जहाँ बच्ची का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा समझ में नहीं आता कि जालिम ने मेरी बच्ची को न जाने किस चीज़ से मारा है और किस तरह तशद्दुद किया है कि जब से वो हमें मिली है वो हमसे ना कुछ बोल पाती है और ना ही हमें पहचान पाती है। उन्होंने कहा मेरी बच्ची गुज़िश्ता जो है जब शाम 6 बजे के करीब घर के पास वाक़ई दुकान से दही ख़रीदने के लिए निकली थी। जब काफ़ी देर गुजरने के बाद वो घर वापस नहीं लौटी तो उसकी मां को तशवीश हुई और दीगर रिश्तेदारों के साथ मिलकर उन्होंने इसकी तलाश शुरू की। मैं भी काम से फ़ौरन वापस आ गया और उन्होंने कहा जब वो नहीं मिली तो हमने पुलिस में रिपोर्ट की और अगली सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब वो एक कचरे के ढेर से नीम मुर्दा हालत में पाई गई। उन्होंने कहा अपनी तरफ से तो इस जालिम ने उसे मार कर फेंक दिया था, मगर जब देखा कि उसकी सांसें चल रही हैं मगर बस सांसें ही थीं। कई रोज़ तक वो अस्पताल में बेहोश वेंटिलेटर पर रही। आंखें खोली भी तो ना किसी को पहचानती थी और ना बोलती थी, बस रोती रहती थी। फिर डॉक्टर्स ने हमें घर भेज दिया मगर इसकी हालत कुछ इसी तरह रही। उन्होंने कहा कुछ रोज़ कबल जब ज़ैनब का वाक़या सामने आने पर मेरी ख़बर भी टीवी पर नशर हुई तो हुकूमत ने इसके इलाज की ज़िम्मेदारी उठाई और अब लाहौर में उसका मुफ्त इलाज हो रहा है। उसका ऑपरेशन भी अब किया गया है, जिसके बाद अब उसकी हालत में बेहतरी आ रही है। डॉक्टर ने बताया कि उसके सर में पानी जमा हो गया था। अब मैं उसे कहूँ कि मैं जा रहा हूँ तो रोने लगती है, जब मैं रुक जाऊँ तो चुप कर जाती है। इस साने ने हमारी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। मेरी बच्ची पर प्रेप की तालबा थी, उन दिनों उसके इम्तिहान चल रहे थे। उसे पढ़ाई से भी बहुत शगफ था। उसने इतने अच्छे नंबर हासिल किए थे कि मैं बहुत खुश था। वो जितना पढ़ना चाहती थी मैं उसे पढ़ाता। वो ज़िंदगी में जो कुछ बनना चाहती है मैं उसे ज़रूर बनाऊँगा। ये बच्ची भी हयात है, ज़ाहिर है, इसलिए इसका नाम जो है ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। उम्र इसकी है 4.5 बरस। 4 अप्रैल 2016 को ये अगवा हुई थी, 2.25 साल पहले। इसकी जो वालिदा हैं इनका नाम है गफूरा। गफूरा ने बताया कि मेरी 3 बेटियां और एक बेटा है। 4 अप्रैल की शाम 6 से 7 बजे के दरमियान मेरी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र उस वक्त 4.5 बरस थी, गली में चीज़ लेने के लिए निकली। उस दिन उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। जब वो 5 मिनट तक घर ना लौटी तो पहले मेरे शौहर और फिर मैं उसके पीछे तलाश में निकले। ना वो पे मिली, ना इर्द गिर्द की गलियों में, और ना हमसाए और रिश्तेदारों के यहाँ मिली, और ना ही किसी हॉस्पिटल में। उसके चचा ने उसके बाद पुलिस में इत्तला कर दी और रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस आई और कहा कि हम ढूंढते हैं, लेकिन पुलिस ने जब कई घंटे तक कुछ नहीं किया तो हमने 15 को कॉल कर दी। मस्जिदों में ऐलानात करवाए, फिर पुलिस और इलाके के लोग उसे ढूंढने लगे। दूसरी सुबह 8 बजे मोहल्ले के एक लड़के ने आके बताया कि कचरे के पास एक बच्ची मिली है, लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं, देखें शायद वो आपकी बेटी ना हो। फिर वहीं से हमें अपनी बच्ची कीचड़ में बेहोशी की हालत में मिली। उसके चचा उसे हॉस्पिटल ले गए। उसकी सांसें चल रही थीं लेकिन हालत नाजुक थी। डॉक्टर ने हमें बताया कि बच्ची से ज़बरदस्ती की कोशिश तो हुई लेकिन वो बच गई है, मगर जिस्म गर्म होने पे जैसे ही बच्ची होश में आई तो वो दांतों से मेरे हाथों को काटने लगी। डॉक्टर ने हमें कहा कि इसे कोई जहरीली चीज़ पिलाई गई थी
डॉक्टरों ने दवा दे दी और कहा कि इसे कोई मसला नहीं है, आप उसे घर भी लेके जा सकती हैं। फिर हम दोपहर 3 बजे उसे घर ले आए। वो थी तो होश में, लेकिन 2 दिन तक उसने आंखें बंद ही रखीं और जब भी वो इस दरमियान आँख खोलती तो मेरे हाथों पे काटना शुरू कर देती। वो हम में से किसी को नहीं पहचान रही थी। उसके पापा ने कहा मैं आपका पापा हूँ। वो कहती थी नहीं, आप मेरे पापा नहीं हैं। 8 दिन बाद उसने मुझे पहचानना शुरू किया। मैंने उससे पूछा कि आप चीज़ लेने के बाद कहाँ गई थी, तो वो कुछ नहीं बता पाई। उसने कहा मैं घर आई थी और यहाँ मामा, पापा और पुलिस थे। उससे पहले का उसे कुछ याद नहीं। वो ब्लैंक कर दिया। शुरू में पुलिस वाले हमारे घर आते रहते थे, उससे पूछते थे। पहले तो वो इतनी ज़िद नहीं करती थी, लेकिन फिर जब वो अच्छी तरह से होश में आने लगी तो पुलिस को देख के भी रोने लगती। अब जब भी किसी वाक़े के बाद पुलिस हमारे घर आती है कि बच्ची कुछ बताए, तो वो कहती है कि पुलिस क्यों आती है। अब मेरी बेटी प्रेप में पढ़ती है, लेकिन वो अक्सर गुमसुम हो जाती है। मैंने उसे इस वाक़े के बाद 1 हफ़्ते बाद स्कूल भेजना शुरू किया तो उसकी टीचर्स ने कहा कि उसे अभी स्कूल मत भेजें, ये पढ़ाई वढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रही। लेकिन मैंने फिर भी मज़ीद 1 हफ़्ते के बाद उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगी। अब पुलिस वालों ने ज़ैनब के वाक़े के बाद कहा है कि DNA मैच हो गया है। 23 तारीख को पुलिस ने DCO के दफ्तर में मेरी बेटी और शौहर को बुलाया था और मेरे शौहर से इस वाक़े के बारे में पूछा। हमें लगता है कि ये एक मुजरिम नहीं हो सकता, ये जो अभी पकड़ा गया है। इसके साथ और भी लोग हो सकते हैं, इन सब को पकड़ा जाना चाहिए। एक वालिद की छोटी सी बात कर लूँ। उन्होंने बस एंड में ये कहा, मैं तमाम वालिदैन से अपील करता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें। मैं नहीं रख पाया, मगर मैं नहीं देख सकता कि किसी और के बच्चों के साथ वो कुछ हो जो मेरी बच्ची और कसूर की दूसरी बच्चियों के साथ हुआ। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। कल हमने ज़ाहिर है कि वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात की, लेकिन हमारा फोकस था तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन पर और इस बात पर कि शुक्र है कि बिल आखिर ज़ैनब का कातिल पकड़ा गया है, अलेजिड मर्डर पकड़ा गया है। लेकिन कुछ और भी पहलू थे इसके अंदर। ज़ाहिर है कि बहुत रिलीफ है पंजाब पुलिस के लिए भी और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब के लिए भी, और शायद इसका सबूत इसमें ही है कि बार बार अफसरान को दरख्वास्त दी गई कि आप खड़े हों, भरपूर तालियां बजाएं इन सब के लिए। एक लिहाज से हम समझ भी सकते हैं कि इतनी रिलीफ क्यों है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों ये जो आपने जो सारी कहानियां सुनाई हैं इन बाकी लड़कियों की, उसके बाद नहीं यार, बात ये कि इस चीज़ को आइसोलेशन में मत देखें, क्लैपिंग को। बात यह है कि पिछले 14 दिन से पंजाब पुलिस और बाकी जो एजेंसियां जो कर रही थी, अगर आज फ़र्ज़ करें ना होता और ये केस अभी तक अनसॉल्व होता, तो फिर हम ही लोग कर रहे होते देखो यार कैसी नाअहल वगैरह हुकूमत है। अच्छा, सिर्फ गलती शहबाज शरीफ से ये हुई है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा जोश में आ गए। कायदे से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस IG पंजाब को करनी चाहिए थी, ठीक है, 100%। तो उसमें जाहिर है कि एक डेकोरम वगैरह होता है, लेकिन जो है वज़ीर तो बादशाह होता है और बादशाह तो कुछ भी कर सकता है। तो जो ओवर एंथुजियाज्म था ना शहबाज शरीफ का, वो असल में इसको थोड़ा सा वो डिसफिगर कर गया। नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है, और देखें अपना ही नुकसान है। हाँ। एक लिहाज से, क्योंकि अगर आप ये तस्वर देना चाह रहे हैं कि जी पुलिस इंडिपेंडेंट है, नॉन पॉलिटिकल है, तो फिर आप पुलिस को ही ये काम करना दें। अच्छा, ये मतलब सिर्फ मुझे एतराज़ नहीं है और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनके मुखालफिन को एतराज़ है। आप ज़ैनब की वालदा की अगर आप बात सुने इस पर, तो उसमें भी मेरे ख्याल से कुछ वजह सुनाई जी। हम सब लोग तड़प रहे हैं, तो हमारी तड़प पे क्लैपिंग हुई है। सब लोग आंसू बहा रहे हैं, हमारे आंसू पे इन्होंने क्लैपिंग की है। और दूसरी बात यह है कि 2.5 साल उस मुजरम का आपको पता चल गया, 2.5 साल ये काम करता रहा है, 2.5 साल पे क्लैपिंग की गई है। तो देखो वैलिड हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे वो सच भी कह रहे हैं कि क्योंकि वो और आपने बात की कि गैर सियासी होने का, तो तासुर मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत कभी भी नहीं दिया और ना ही देना चाहेगी। वो उनका वो पुलिस का कंट्रोल जो वो रखना चाहते हैं वो हमेशा से रखा है और इस्तेमाल करते रहेंगे। कातिल पकड़ा गया तो जाहिर है खुशी तो सबको थी,
लेकिन मेरे ख्याल में ये जो अफसरान को, और आपने कहा बार बार नहीं, एक दफ़ा उन्होंने खड़ा किया था। दूसरा ये है कि जो चेले बैठे होते हैं ना, वो पहले ही तैयार होते हैं तालियां बजाने, तालियां बजाने जब वो आए और वो सारा। और एक साहब ही तो बाकायदा मुंह में लोकमा दे रहा था, सर ये आपने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से हुआ है ना। मैं यही कह रहा हूँ, जो सहाफियों ने सवाल किए वो तालियों से एक स्टेप ज्यादा ही थे, कम नहीं थे। लेकिन ये है कि मुझे जो बैड टेस्ट चीज लगी ना, वो दो लगी। एक तो वो राना सनाउल्लाह जो हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि तुसी ये गल नहीं करनी चाहिए। अच्छा अगर समझानी भी है यार, माइक्रोफोन ही बंद कर ले। अच्छा माइक्रोफोन जब बंद भी किए तो बहुत गलत जगह पे बंद किए कि जब वो ज़ैनब का बाप जो है वो सवालात के जवाबात दे रहा है तो चीफ मिनिस्टर साहब टक 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 कर दिया, अच्छा हटा दिया। दिस इज इल मैनर्ड। ये बिल्कुल ऐसा है ज़रार कि तुम कोई बात कर रहे हो और मेरा ध्यान जो है इस तरफ हो गई, यार शो ते साडा सी ते है, कोई बहुत ज़्यादा गल ना कर दो तो मैं तुम्हारे पीछे आके तुम्हारे मुंह पे हाथ रख दूँ। ये तकरीबन ऐसी सूरत हाल थी ना। लेकिन ये कि जो टीवी चैनल्स थे उन्होंने फिर एडिट करके ये गलत तस्वीर दिया गया। लेकिन अगेन देखिए, अगर वो सिंपल सादा भी चला देते ना, इतनी सेलिब्रेशन ना, फिर भी यार हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, इतनी नाकामियों के आखिरकार आपने अपना काम अंजाम किया है। ये तो ऐसे है कि हम शो खत्म करें तो उठे कि वसत साहब दाद कबूल करें, क्या शो हुआ है आज का, कैमरामैन को भी कहें कि आप भी उठे, प्रोड्यूसर को कि आप भी उठे। इट इज जस्टिस। सिर्फ ये लेसन मिलता है कि आपने एक कारनामा कर दिया, अब दुनिया को इतराफ करने दें कि आपने कारनामा किया। आप खुद मियां मिट्टू बहुत ज्यादा ना बने, तो ज्यादा पुरजोश होने की वजह से फिल्म उल्टी चल गई थोड़ी सी। ये हुआ है बस। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। जुर्म जितना भी भयानक हो और उसकी सज़ा मौत हो, तो वो मौत की सज़ा कैसे दी जाएगी उसका बाकायदा एक कानूनी तरीक़ेकार जो है वो हर लॉ बुक में मौजूद है, मैनुअल्स उसके मौजूद हैं, उस हिसाब से होती है। लिहाजा मुझे ये जो है ना उर्दू का आइडिया इबरतनाक सज़ा दी जाए और सरेआम दी जाए, ये नहीं समझ में आता। अगर ये लॉ में है तो बिल्कुल दी जानी चाहिए। इसका मुझे हुआ, जावेद इकबाल जो सीरियल किलर था, सेशन जज ने अपने फैसले में लिखा कि इसके 1000 टुकड़े किए जाएं और उन टुकड़ों को तेजाब में घुमाया गया। हालांकि पीनल कोड में जाहिर है इस तरह की सजाएं मौत देने की। कल खादिम आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी मेरा बस चले तो मैं इसे चौक में लटकाऊं। ठीक है, अवामी जज्बात अपनी जगह सब मौजूद हैं, लेकिन जो फैसला साज हैं वो तो ज़ाहिर है बाई बुक चलेंगे, आइन की बात को देखेंगे, कानून को देखेंगे। तो आज सेनेट में जो बाज़ सुनाई दी कि बुक ही चेंज कर दो। हाँ, सेनेट के जो चेयरमैन रज़ा रब्बानी हैं उन्होंने अमूर दाखिला की कायमा कमेटी की जानिब से ये सिफारिश कानून इंसाफ की कायमा कमेटी को भिजवा दी है कि 14 बरस से कम उम्र के बच्चों से जिनसी बदसलूकी के बाद उनके कातिल को बरसरे आम फांसी दी जाए, कानून में तरमीम की जाए। ये सिफारिश जो है दाखिला कमेटी के चेयरमैन रहमान मलिक उन्होंने पेश की, लेकिन जो 2 सेनेटर्स थे पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर और नेशनल पार्टी के हासिल बज़ंजो, उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 364A में जो ये तरमीम तजवीज़ की गई है, ये उसकी तकरीबन उन्होंने मुखालफत करते हुए कहा कि फिर ये मुतालबा यहाँ नहीं रुकेगा, फिर इसमें सरेआम फांसी के जराइम की फहरिस्त जो है वो तवील तर होती जाएगी, लिहाजा सजाए मौत इटसेल्फ। हाँ देखिए, इनको तो वैसे ही मुताद रहना चाहिए क्योंकि अक्सर लोग कह रहे होते हैं सारे सियासतदानों को चौक में फांसी दो। हाँ, वो अपनी जगह है। मैं कहता हूँ एक कन्फ्यूजन है, सॉरी बिफोर यू गो, फांसी देने का अमल जिस तरह अब ईरान में हो जाती है कि भाई आपने सरेआम लटका दिया, हाँ। या सऊदी अरब में हो जाती है कि बाहर आपने ओपन कर दी, तो अगर फांसी की सजा है तो वो बाहर नहीं दी जा सकती? नहीं, ऐसा है। देखिए अगर तो ये लॉ में तरमीम कर देते हैं फिर तो दी जा सकती है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉ है पाकिस्तान में जो तरमीम मैंने कहनी है बाय हैंगिंग पब्लिकली, ये अगली जगह इस डिबेट में। अगर ईरानी कानून में बाय हैंगिंग पब्लिकली की शेख मौजूद है तो ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं। जो एक्चुअल डिबेट इस पे होनी चाहिए और इस पर हमें काफ़ी रिसर्च भी करनी होगी कि क्या इससे वाकई ही लोग पीछे हट जाते हैं जुराइम करने से या नहीं। ठीक है, वो एक अलग डिबेट है। मैं कहता हूँ यार मुझे कोई मसला नहीं है सरेआम दे दो फांसी। सर मैं तो कहता हूँ फांसी तो बहुत छोटी चीज़ है। आप सरेआम कसाई को बुलाएं,
बोटियां करें, उन बोटियों को कुत्तों को खिलाएं, उन कुत्तों की बोटियां करें, उनको गिद्धों को खिलाएं, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ यहीं रुक जाएंगे और कहेंगे जी केस क्लोज, तालियां, वेल डन, दैट इज क्रैप, सॉरी बिल्कुल आपको। और ये सेनेट की बात हो रही है यार, हाँ ये सेनेट की बात हो रही है। पता नहीं नवाज मलिक साहब केला खा के आए थे, सेब खा के आए थे, मुझे नहीं पता यार। आप वो कानून साजी करो जो मुश्किल है, आप वो रिफॉर्म्स लाओ जो आपको जो जरूरी है। ये शोबाजी से कुछ नहीं होने वाला। वो रिफॉर्म्स क्या है सर, शुरू से स्टार्ट मारते हैं ना यार। सबसे पहले आप स्कूल्स के हर करिकुलम में आप ये शामिल करें कि जी ये होता है सेक्सुअल अब्यूज, ये होती है गुड टच, ये होती है बैड टच, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, डीएनए प्राइमरी एविडेंस की तरह इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इस पर कानून साजी करें। ठीक है, हर एक चीज पर सुओ मोटो लिया जाता है। जो जुडिशियल रिफॉर्म काउंसिल है, कितनी मीटिंग्स हुई है उसकी यार? 3 साल से नहीं हुई, 3 साल से मीटिंग नहीं हुई यार। लेकिन नहीं, हाँ पोल्स चल रहे हैं मीडिया पे कि सरेआम फांसी दे दें यार, तालियां। उसके बाद यार देखिए एक मुझे, क्योंकि हम हैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के आदि। अब से एक आखिरी बात, ये कहां गया ये केस? एंटी टेररिज्म कोर्ट। एंटी टेररिज्म कोर्ट क्यों बने थे? क्योंकि आपका लीगल सिस्टम नहीं चल रहा था। आपने कहा एक नाकिस सिस्टम के ऊपर एक और नाकिस सिस्टम लगा दो, वो नहीं चला, आपने एक और सिस्टम लगा दिया। इसलिए नहीं बनी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट नहीं चल रहा। एंटी टेररिज्म कोर्ट नहीं चल रहा, इसके ऊपर क्या लगाओगे यार? मुझे सिर्फ ये बताएं, मुझे जो मेरे जहन में भी उलझन है कि वो बहुत से लोगों का वो है कि पब्लिक हैंगिंग क्या डेटरेंट का काम कर सकती है क्या? एक दफा पब्लिकली लटकाएंगे तो लोग डरेंगे। यार अगर ऐसा होता ना तो ईरान में क्रेन से जो फांसी दी जाती है 79 के बाद से सरेआम इस तरह के हीनियस क्राइम के लिए दिया जा रहा है। आखिरी फांसी 2017 में हुई है। 40 साल में फिर 2017 में फांसी नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, हमारे लेवल से अच्छा नहीं देखिए, असल मसला है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इंसाफ वो होगा नहीं। बात सुने, ये जो आपकी जो बात है मुबशिर, अगले 30 सेकंड में नहीं हम कवर कर सकते। इस पर थोड़ी रिसर्च करते हैं, ठीक है, बिकॉज इनके भी पॉइंट्स हैं, आपके भी पॉइंट्स हैं। अगले हफ्ते या अगले रोज इस पर हम मजीद बात करते हैं विद डेटा एंड विद फैक्ट्स। अभी इस पे इमोशनल बात करने का हमको फायदा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सिवियर पनिशमेंट हो या ना हो, पनिशमेंट सर्टेन होनी चाहिए। बंदा इससे रुकता है, ठीक है। प्रॉपर सिस्टम भी प्लेसमेंट होनी चाहिए के तहत। ये नहीं कि आप कैंसर का इलाज कर रहे हैं कमीज बदलने से। ये आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।